के बारे में पढ़ रहे थे। चलो अपन यहाँ पर संयोजी ऊतक पढ़ रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक में अपन ने कहा कि पहला तो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स पढ़ लिया। दूसरा अपन ने कहा यहाँ पर जो है सेल्स होती हैं, तो कितने प्रकार की सेल्स होती है वो अपन ने पढ़ी। फाइब्रोब्लास्ट जो मेन रूप से जो है वो कौन कौन सी है, तो फाइब्रोब्लास्ट है। फाइब्रोब्लास्ट के बाद मैक्रोफेजेस हैं, मास्ट सेल है, प्लाज्मा सेल है, एडिपोस सेल्स है, एडिपोसाइट्स है और रेटिकुलर सेल। अब बात करते हैं अपन तीसरे, इसमें क्या होते हैं। तीसरे अगर बात करें तो इसमें भाई फाइबर्स मिलेंगे आपको। फाइबर्स यानी को क्या बोलते हैं, तंतु। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के फाइबर्स होते हैं एक्चुअली। एक तो होते हैं कोलेजन, जिनको अपन श्वेत तंतु भी कहते हैं। दूसरे होते हैं इलास्टिक, जिनको अपन प्रत्यास्थ या पीले तंतु कहते हैं, पीले या प्रत्यास्थ तंतु कहते हैं। और तीसरे होते हैं रेटिकुलर फाइबर। ठीक है, ये 3 प्रकार के तंतु मिलेंगे। अच्छा, कोलेजन तंतुओं को कौन बनाता है, कोलेजन फाइबर को कौन बनाता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल। कोलेजन फाइबर को, कोलेजन तंतुओं को बनाने वाली कि किसके द्वारा बनते हैं, ये जो है फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा बनते हैं। इलास्टिक किसके द्वारा बनते हैं, ये भी फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा बनते हैं। और रेटिकुलर किसके द्वारा बनते हैं, रेटिकुलर बनते हैं ये रेटिकुलर सेल्स, ये रेटिकुलर सेल्स बनाती हैं इसको। ठीक है, कोलेजन तंतु जो होते हैं ये सबसे अधिक मजबूत तंतुओं में माने जाते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें सबसे मजबूत तंतु की तो कौन से होते हैं, सबसे मजबूत होते हैं ये। और ये जो तंतु होते हैं ये समूह में होते हैं, समूह में और अशाखित होते हैं। समूह में होंगे और कैसे होंगे, अशाखित, मतलब कुछ इस तरह से होंगे, कोई बंडल्स में होंगे ऐसे, लेकिन ये शाखित नहीं होंगे। इलास्टिक फाइबर जो होते हैं ये एकल होते हैं और ये शाखित होते हैं, एकल और शाखित, कुछ इस तरह से एकल होंगे और कैसे होंगे, शाखित होंगे। और रेटिकुलर फाइबर भी होते हैं, एकल होते हैं और ये भी कैसे होते हैं, ये भी होते हैं शाखित। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के, मतलब अगर संयोजी ऊतक की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, तो कनेक्टिव टिश्यू जो है सेल्स, मैट्रिक्स और फाइबर्स, इन तीनों से मिलकर बना है। अब मैट्रिक्स के आधार पे कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार का होता है। मैट्रिक्स के आधार पर अगर देखा जाए तो कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार का है, कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक योजी ऊतक कहते हैं। और अगर दूसरा प्रकार देखा जाए तो अपन बोलते हैं स्पेशलाइज्ड, अपन ऐसे इसको डिवाइड करते हैं। स्पेशलाइज्ड या क्या बोलते हैं, ये कौन सा होता है, विशिष्टीकृत होता है। ठीक है, एक तो होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर या वास्तविक योजी ऊतक, दूसरा कौन सा होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, विशिष्टीकृत योजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में कौन कौन से आ जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में एक तो आ जाता है लूज या ढीला योजी ऊतक कहते हैं जिसको। दूसरा होता है डेंस, डेंस या जिसको क्या बोलते हैं अपन, सघन योजी ऊतक। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा, एक तो एरियोलर पढ़ेंगे अपन इसमें, दूसरा अपन इसमें पढ़ेंगे एडिपोस के बारे में। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें जो सघन योजी ऊतक होते हैं, इन सघन योजी ऊतक में कौन कौन से मिलेंगे, एक तो मिलेगा WFCT, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसका पूरा नाम बना के लिखेंगे। एक मिलेगा येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये 2 तरह के डेंस मिलेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपन ढीले योजी ऊतक में एरियोलर, एडिपोस पढ़ेंगे, डेंस में WFCT और YFCT पढ़ेंगे। अच्छा, लूज में एरियोलर हो गया, एडिपोस हो गया, एक और लिख सकते हो रेटिकुलर, रेटिकुलर भी है। हालांकि रेटिकुलर ज़्यादा एग्जाम में पूछते नहीं भी लिखेंगे, ऊपर थोड़ी सी बात इसके बारे में लिख लेंगे। स्पेशलाइज्ड में क्या क्या मिलेगा, एक तो सपोर्टिंग, एक तो मिलेगा सपोर्टिंग और एक मिलेगा आपको तरल योजी ऊतक। भाई सपोर्टिंग में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, सपोर्टिंग में अपन पढ़ेंगे अस्थियां होती हैं और उपास्थि होती है। और बात करें अगर तरल योजी ऊतक की तो रक्त होता है और लसिका जो कि अपन परिसंचरण तंत्र में पढ़ते हैं। मेरा तो लसिका के बारे में अपन किसमें पढ़ते हैं, तो परिसंचरण तंत्र में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पूरे जो है संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। अपन सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उसमें भी कौन सा पढ़ेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, या इसको क्या बोलते हैं, वायवीय योजी ऊतक। इसको वायवीय योजी ऊतक भी कहा जाता है। हमारे शरीर में सबसे अधिक फैला ऊतक कौन सा है, सबसे ज्यादा फैला, विस्तृत रूप से फैला ऊतक कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में भी जो सबसे ज्यादा मिलता है ना, वो ये है एरियोलर। ठीक है, तो एरियोलर के बारे में अपन क्या लिख सकते हैं कि एरियोलर क्या है, सर्वाधिक पाया जाने वाला योजी ऊतक है। सर्वाधिक पाया जाने वाला योजी ऊतक जो है वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो योजी ऊतक मिलेगा वो एरियोलर होता है। एरियोलर में सभी प्रकार की सेल्स होंगी। भाई योजी ऊतक है तो किस से मिलकर बनेगा, सभी प्रकार की सेल्स होंगी, मैट्रिक्स होगा और फाइबर्स होंगे, इन तीनों से मिलकर बनेगा। इनमें लगभग सभी प्रकार की सेल्स हैं, सभी प्रकार के फाइबर्स हैं, केवल रेटिकुलर सेल्स और रेटिकुलर फाइबर्स अनुपस्थित हैं। ये मेन बात है, रेटिकुलर सेल्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स जो होते हैं ये अनुपस्थित होंगे। इसके अलावा सभी प्रकार की कोशिकाएं मिलेंगी और सभी प्रकार के तंतु मिलेंगे। ठीक है, सभी प्रकार की सेल्स हैं, सभी प्रकार के फाइबर्स हैं, केवल रेटिकुलर को छोड़ के। तो अगर अपन इसके एक बहुत छोटे से भाग की इस तरह से काट बनाते हैं, एक छोटे से भाग को लेकर यहाँ पर बनाते हैं, तो देखो यहाँ पर देखो ये कोशिकाएं कौन सी दिख रही हैं, ये कोशिकाएं कौन सी हैं जो बनी हुई हैं, फाइब्रोब्लास्ट है। कैसे पहचाना फाइब्रोब्लास्ट, शाखित प्रवर्धन है। क्या है इनमें, शाखित प्रवर्धन है। तो ये तो कौन सी हो गई, फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, फिर फाइब्रोब्लास्ट के बाद कुछ कोशिकाएं मिलती है इस तरह से, कौन सी है, ये कौन सी है, प्लाज्मा सेल हो गई। ठीक है, कुछ कोशिकाएं मिलेंगी, ये कौन सी होगी,
मैक्रोफेज होगी, ठीक है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होंगी यहाँ पर जो कि इस तरह से कणिकीय होंगी, वो बेसोफिल होती है ना, जैसे कणिकीय ग्रेन्युलोसाइट, उसी का ही रूपांतरण जो मिलेंगी वो मास्ट सेल मिलेंगी। कुछ कोशिकाएं आपको मिलेंगी कुछ इस तरह से जिनमें ऐसे वसा को संग्रहित करने वाले लोब्यूल बने होंगे, क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी एडिपोसाइट, ये एडिपोसाइट हो गई, ठीक है। अब कुछ फाइबर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर इस तरीके से, कौन से फाइबर्स हैं, कौन से फाइबर्स हैं, कोलेजन कैसे पहचाना, शाखित है और कैसे है, वो शाखित है और समूह में, ठीक है। और कुछ फाइबर्स इस तरह से मिलेंगे, कौन से फाइबर्स हैं, कौन से, इलास्टिक है कि रेटिकुलर है, इलास्टिक है, रेटिकुलर तो नहीं है क्योंकि रेटिकुलर इनमें नहीं होते, मैं पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है। ये सब किसमें डूबा हुआ है, ये सब जो है वो किसमें बिखरे हुए हैं, ये सब मैट्रिक्स में बिखरे हुए हैं। तो इस तरह से ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, वायवीय योजी होता है, जो कि सबसे अधिक पाया जाता है। अच्छा, इसका ये कहाँ पे मिलेगा, चलो बताओ कहाँ पे मिलेगा। इसका उदाहरण है टीला सबक्यूटेनिया, एक उदाहरण लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, टीला सबक्यूटेनिया। टीला सबक्यूटेनिया क्या है, त्वचा या इंटेग्यूमेंट को पेशियों से जोड़ता है, त्वचा या इंटेग्यूमेंट को किससे जोड़ता है, पेशियों। ये अपनी स्किन है और इसके नीचे पेशियां हैं, उनके बीच में जो जोड़ने वाला ऊतक होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, वो है टीला सबक्यूटेनिया, और वो किसका उदाहरण है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा और कहाँ मिलता है, इंटेस्टाइन में मिलता है, कैसे, ये एक्चुअली शरीर के जो अलग अलग प्रकार के अंग हैं उन अंगों के बीच की खाली जगह को भरता है, ठीक है। शरीर के अंग जो हैं, अंगों के मध्य खाली जगह में, आंतरिक अंग जो हैं अंगों के मध्य जो खाली जगह है उस खाली जगह में ये मिलेगा। उसके बाद और कहाँ मिलेगा, एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम का मतलब, ये आपने पेशियों की संरचना पढ़ी होगी, पेशीय तंतु का जो आवरण होता है उसको अपन एंडोमाइसियम कहते हैं, पेशी तंतु का आवरण यहाँ मिलेगा। एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम क्या होता है, तंत्रिका तंतु का आवरण, ये क्या होता है, तंत्रिका तंतु का आवरण यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। तो मतलब ये इन जगहों पे मिलता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो अंगों के मध्य से आंतरिक अंग है हमारे शरीर में, उनके बीच में जो गैप होता है उन गैप को थोड़ा बहुत भरने का काम करता है। और बाकी कहाँ पे मिलता है वो आपके सामने लिखा हुआ। एरियोलर के बाद अपन ने कौन सा पढ़ना है भाई, ये तो हो गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, या क्या बोलेंगे इसको, वसीय योजी ऊतक। भाई एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में देखो मैट्रिक्स होगा बिल्कुल, इसमें भी सेल्स होंगी और इसमें भी फाइबर्स होंगे। भाई कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होगा तो ये तीन चीजें तो कॉमन है ना उसके लिए, ये तो होनी है। बस इसमें अंतर ये है कि इसमें एडिपोसाइट से ज्यादा होंगी, कोशिकाओं के नाम पर कौन सी कोशिकाएं ज्यादा है, तो यहाँ पर जो वसा का संग्रह करने वाली कोशिकाएं हैं एडिपोसाइट, वो एडिपोसाइट क्या होती है, अधिक होती है, एडिपोसाइट ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर अपने दो तरह के वसा पढ़े थे, ध्यान आया आपको, लिखे थे जब एडिपोसाइट पढ़ी थी, श्वेत वसा और भूरा वसा, लिखा था व्हाइट फैट और ब्राउन फैट। तो यहाँ पर एक तो मैं कह रहा हूँ आपसे व्हाइट फैट अपन ने पढ़ा था, दूसरा अपन ने कौन सा पढ़ा था, ब्राउन फैट। व्हाइट फैट में कौन सी एडिपोसाइट्स होंगी, मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट होंगी, ब्राउन फैट में मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट होंगी, लिखा था ये अपन ने, मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स होंगी। भाई जो व्हाइट फैट है ना, ये व्हाइट फैट काम करता है मुख्य रूप से, ये ऊर्जा संग्रह करता है, ऊर्जा संग्रह करता है, सुरक्षा भी करता है। सुरक्षा कैसे करता है, अंगों के चारों तरफ सुरक्षात्मक आवरण बनाता है, जैसे किडनी के चारों तरफ कुशन के जैसी संरचना बना लेता है, नेत्र के चारों तरफ, हृदय के चारों तरफ, और साथ ही साथ हीट इंसुलेशन मतलब ऊष्मा संरक्षी भी है, ठीक है, हीट इंसुलेटर का भी काम करता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है, ब्राउन फैट का मुख्य कार्य होता है ऊष्मा संरक्षण करना, ठीक है, इसका मुख्य कार्य ही वो है। तो इसलिए ऊष्मा संरक्षण में ज्यादा प्रभावी कौन सा होता है, ब्राउन फैट होता है। देखते हैं कौन कहाँ पे मिलेगा। भाई सबसे पहले व्हाइट फैट, उदाहरण बताओ कहाँ मिलेगा, ऊंट की कुबर में मिलेगा, ठीक है, ब्लबर में, ब्लबर पता है ना, जो व्हेल और हाथियों में वसा की मोटी परत होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लबर, तो ब्लबर में मिलेगा। पेनिकुलस एडिपोसस, पेनिकुलस एडिपोसस क्या है, त्वचा के नीचे वसीय स्तर, त्वचा के नीचे वाली वसीय स्तर जो है वो क्या है, पेनिकुलस एडिपोसस, वहाँ पर मिलेगा। और कहाँ मिलेगा ये, हाँ नेत्र, एक नेत्र हृदय, नेत्र हृदय किडनी के चारों ओर, नेत्र हृदय और किडनी के चारों ओर मिलेगा। साथ ही साथ जो है ये मिलेगा, मरीनो भेड़ होती है ना, मरीनो भेड़ की पूंछ में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, YFCT, यहाँ पर लिख देता हूँ, येलो फाइब्रस, नहीं YFCT नहीं, येलो बोन मैरो, YBM, या पीला क्या बोलते हैं इसको, अस्थि मज्जा, येलो बोन मैरो या पीला अस्थि मज्जा यहाँ पर मिलेगा। तो इन सभी जगहों पर जो है वो हमें श्वेत वसा मिल रहा है और अलग अलग काम कर रहा है, कहीं पे भोजन संग्रह कर रहा है, कहीं पर सुरक्षा का काम कर रहा है, ठीक है। बात करें यहाँ पर ब्राउन फैट की, ये कहाँ पर मिलेगा, एक तो नवजात में, दूसरा किसमें, शीत निष्क्रियता वाले जीवों में, ऐसे जीव जो कि शीतकाल में निष्क्रिय हो जाते हैं उनमें। और बताओ, और ये मिलेगा रोडेंट में, एनिमल किंगडम में रोडेंट पढ़े होंगे आपने, रोडेंट में, रोडेंट जैसे चूहा हो गया, वो भुलकने वाले, मतलब वो जो चूहे टाइप की चीज़ों को कुतरते हैं। सर गिलहरी भी आती है, लेकिन गिलहरी अपन रोडेंट में नहीं करते, गिलहरी का अलग, जैसे रेड हो गया, चूहा हो गया, रेड माउस अलग अलग होते हैं ना, कुतरने वाले जनरली बोल सकते हो आप, ठीक है।
क्या चतुंदर बिल्कुल बिल्कुल चतुंदर भी लिख सकते हो। तो रोडेंट में सारे एनिमल किंगडम में रोडेंट पड़ते हैं, ये सब मैमल्स में आते हैं, तो उसकी एक ऑर्डर है रोडेंट, तो उनमें मिलता है ये। तो अपन ने यहाँ पर ढीले योजी ऊतक पढ़ ली भाई। ढीले योजी ऊतक में दो है, एडिपोस और एरियोलर, ये मुख्य रूप से है। और बाकी जो अपना रेटिकुलर लिखा हुआ है ना, ये रेटिकुलर तो बहुत कम, मतलब ये हमें लिखवा दूंगा हालांकि इसकी लोकेशन। रेटिकुलर में क्या होगा, वही सारी सेल्स होंगी, सारे फाइबर्स होंगे और मैट्रिक्स होगा, लेकिन कौन सी सेल से ज्यादा होंगी, रेटिकुलर सेल्स। ये अपनी लसिका गांठों में मिलता है, लिम्फ नोड में मिलता है, स्प्लीन के ऊपर, स्प्लीन या प्लिया होती है ना, उसके ऊपर इनका नेटवर्क बिछा होता है, जाल बिछा होता है, जो कि खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट यही दोनों से। बाकी इसका लिखवा जरूर दूंगा मैं भी, पहले इतना नोट कर लो। चलिए तो अब इसके बाद अपन देखते हैं, एक तो अपन ने कहा था कि रेटिकुलर टिश्यू, नीले योजी ऊतक में एक और लिखा था अपन ने, कौन सा, रेटिकुलर। तो रेटिकुलर टिश्यू में तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, इसके उदाहरण लिख लेते हैं अपन कि कहाँ पर मिलता है। ये लिम्फ नोड में मिलेगा आपको, ये मिलेगा स्प्लीन या जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लिया, ये वहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। बाकी और कुछ इसके बारे में खास बात नहीं है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या लिखे थे, सघन योजी ऊतक। देखिए सघन योजी ऊतक की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो सघन योजी ऊतक दो प्रकार के अपन ने लिखे, एक तो WFCT, दूसरा YFCT। एक लिखा अपन ने WFCT। WFCT का मतलब होता है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। WFCT क्या है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब ये जो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ये नियमित और दूसरा होता है ये अनियमित। अब देखिए इससे मतलब क्या है, एक तो नियमित हो गया, दूसरा अनियमित। भाई वाइट फाइब्रस है, ये बात तो क्लियर है, कौन से फाइबर होंगे यहाँ पर, वाइट। वाइट मतलब कौन से, वाइट मतलब कोलेजन फाइबर होंगे। अब जो नियमित होगा, जो नियमित है, इसमें जो कोलेजन फाइबर है वो इस तरह से व्यवस्थित हैं, ये जैसे ये फाइबर्स हैं, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स हैं यहाँ पर इस तरह से नियमित पैटर्न में इस तरह से व्यवस्थित हैं। और ये हो गई सेल्स, यहाँ पर क्या है, सेल्स। तो देखो सेल्स हैं, फिर फाइबर्स हैं, फिर सेल्स हैं, फिर फाइबर्स हैं, इस तरह से है ना, सेल्स फाइबर सेल्स फाइबर सेल, ये नियमित पैटर्न में व्यवस्थित है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नियमित, ठीक है। ये है आपके कोलेजन फाइबर। और बात करें अनियमित की, तो अनियमित में क्या होगा भाई, अनियमित में ये जो फाइबर्स होंगे ना, एकल होते हैं, समूह में होते हैं, लेकिन ये कैसे होंगे, ये इस तरह से बिखरे हुए होंगे, कोई नियमित पैटर्न नहीं होगा। यहाँ पर बिखरी हुई क्या होंगी, सेल्स होंगी, ये बिखरी हुई क्या है, यहाँ पर सेल्स हैं। तो सेल्स और फाइबर्स होंगे जरूर, लेकिन ये जो सेल्स हो गए यहाँ पर, ये सेल्स आपको दिख रही है, जो कि मोस्टली कौन सी सेल्स होंगी, फाइब्रोब्लास्ट। ये जो सेल्स हैं और ये जो फाइबर्स हैं वो नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं है, बिखरे हुए हैं, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, अनियमित। अब दोनों के उदाहरण इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर नियमित और कहाँ पर अनियमित। तो नियमित का उदाहरण एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, टेंडॉन। टेंडॉन को क्या बोलते हैं, कंडरा। टेंडॉन या कंडरा किसको जोड़ते हैं, टेंडॉन या कंडरा जो होते हैं ये जोड़ते हैं पेशियों को। जैसे यहाँ पर हो गई एक, ये अस्थि हो गई, यहाँ पर हो गई पेशी, ये मांसपेशी हो गई, यहाँ पर ये जो होते हैं ना, ये जोड़ने वाले, ये होते हैं टेंडॉन। ये क्या है, ये टेंडॉन है। तो टेंडॉन किसको किससे जोड़ते हैं, टेंडॉन जोड़ते हैं पेशियों को हड्डियों से या अस्थियों से जोड़ने का काम करते हैं टेंडॉन, ठीक है। तो ये टेंडॉन हो गए। दूसरा अनियमित की बात करें, तो अनियमित कहाँ मिलेगा भाई, अनियमित पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, हृदय आवरण, हृदय का आवरण है, ये मिलेगा आपको पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम क्या है, उपास्थि का आवरण कहलाता है पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिऑस्टियम, पेरिऑस्टियम क्या है, पेरिऑस्टियम क्या है, अस्थियों का आवरण है, ठीक है ना। और ये आपको मिल जाएगा ड्यूरामेटर में, किसका आवरण है, ड्यूरामेटर, मस्तिष्क का आवरण है ना, मैंने नहीं है, ड्यूरामेटर में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, ये कॉर्निया में मिलेगा, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको कॉर्निया में। ये मिल जाएगा ग्लीसन संपुट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन पढ़ते हैं, यकृतीय पालिकाओं के ऊपर संयोजी ऊतक का जो आवरण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइसेंस कैप्सूल। तो ग्लाइसेंस कैप्सूल में मिलेगा। तो ये सारे कौन से वाले हैं, अनियमित WFCT हैं, अनियमित श्वेत तंतुमय योजी ऊतक या वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और नियमित वाला कहाँ मिलेगा, वो अपन ने लिख दिया है, टेंडॉन में या कंडरा। अब दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था यहाँ पर, YFCT भी तो पढ़ा था। YFCT का मतलब येलो फाइब्रस, पीले तंतुमय योजी ऊतक, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये भी दो तरह का होगा, एक तो होगा नियमित और दूसरा होगा, ये भी दो तरह का, एक तो नियमित और दूसरा अनियमित। अब नियमित में क्या होगा भाई, नियमित में अगर देखें इसका सेक्शन, तो हमको दिखेंगे कि तंतु एकल होते हैं और शाखित होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना। और यहाँ पर क्या होगी, सेल्स होंगी, सेल्स होंगी, तंतु होंगे, सेल्स नियमित रूप से व्यवस्थित है। और अनियमित में क्या होगा भाई, अनियमित में बिखरे होंगे ना, ये तंतु यहाँ पर इस तरह से बिखरे होते हैं, यहाँ पर सेल्स बिखरी होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो एक नियमित है, दूसरा क्या है, अनियमित है। अब नियमित कहाँ मिलेगा, पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि ये जो नियमित वाले हैं ये कहाँ पर मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे नियमित, लिगामेंट। लिगामेंट क्या बोलते हैं, स्नायु में। ये जो है नियमित का उदाहरण है लिगामेंट या स्नायु। किसको किससे जोड़ते हैं, ये एक हड्डी हो गई, ये दूसरी हड्डी हो गई, इनके बीच में ये क्या है, लिगामेंट, ये है लिगामेंट। तो लिगामेंट किसको जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। और अनियमित वाले कहाँ मिलेंगे, अनियमित वाले जो होंगे वो शीत के रूप में मिलेंगे ना, शीत मतलब एक आच्छन के रूप में। जैसे जो नियमित होते हैं ना वो तो रज्जु के रूप में मिलते हैं, जैसे ये भी नियमित है, ये भी नियमित है। नियमित मतलब किस रूप में मिलते हैं, रज्जु के रूप में, रस्सी कैसे, रस्सी की तरह। लेकिन जो अनियमित होते हैं वो किस रूप में मिलते हैं, शीत या आवरण के रूप में, कहीं पर भी शीत या आवरण के रूप में मिलेंगे। तो यहाँ अनियमित कहाँ मिलेंगे, रक्तवाहिनी में, रक्तवाहिनी की भित्ति में मिलेंगे, लसिका वाहिनी की भित्ति में मिलेंगे, ये जो है वाक रज्जु में मिलेंगे, वाक रज्जु जो होती है, वोकल पार्ट जो होते हैं वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से मिलेंगे, येलो फाइब्रस कनेक्टिव
टिश्यू मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो अभी अपन ने दोनों तरह के कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिए। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में अगर अपन वास्तविक ईओजी ऊतक की बात करते हैं तो वास्तविक ईओजी ऊतक में जो अपन ने पढ़ा वो कौन कौन से पढ़ लिए? एरियोलर, एडिपोज जो लूज थे, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ लिया अपन ने व्हाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस। और व्हाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस दोनों में अपन ने नियमित और दोनों में ही नियमित भी पढ़े और दोनों में ही अनियमित भी पढ़े। अब अपन बात करते हैं सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो इसके बाद अपन ने क्या लिखा था? विशिष्टीकृत ईओजी ऊतक। और विशिष्टीकृत ईओजी ऊतक में पहला क्या था? पहला था सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, या सहारा देने वाली, इनको और क्या बोल सकते हैं? ये कंकाली ईओजी ऊतक है। असल में कंकाली ईओजी ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंकाल बनाते हैं। भाई अस्थि और उपास्थि आती है ना, तो कंकाली ईओजी ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर का अंतः कंकाल बना रहे हैं अस्थियों और उपास्थियों के रूप में। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उपास्थि, फिर अपन पढ़ेंगे अस्थि। तो पहले तो अपन पढ़ रहे हैं उपास्थि, या जिसको अपन कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? कार्टिलेज। तो देखिए उपास्थियों का जो मैट्रिक्स होता है भाई, कंकाली ईओजी ऊतक। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, लिखे ना आपने, वहां पर लिख लो ब्रैकेट में, इसका मैट्रिक्स आर्डेनोस होगा। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर वर्गीकरण लिखा था ना, तो उसमें वास्तविक ईओजी ऊतक लिखे थे, उसके ब्रैकेट में कहीं लिख लो उसका मैट्रिक्स कैसा है? आर्डेनोस, जेली के समान। इसका मैट्रिक्स वास्तविक ईओजी ऊतक का मैट्रिक्स कैसा है? आर्डेनोस या जेली के समान लिख सकते हैं, जैसे जेली होती है ना। फिर उसके बाद लिखा था अपन ने कंकाली ईओजी ऊतक, उसका मैट्रिक्स लिख लो ठोस होता है। कंकाली ईओजी ऊतक का मैट्रिक्स कैसा है? ठोस है। और तरल ईओजी ऊतक का मैट्रिक्स कैसा है? वो द्रव है। तरल ईओजी ऊतक का मैट्रिक्स कैसा है? द्रव है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का मैट्रिक्स कैसा लिखा? सेमी सॉलिड आर्डेनोस जेली के समान है ना। फिर सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या लिखा? मैट्रिक्स ठोस होगा। और तरल ईओजी ऊतक में क्या लिखा? मैट्रिक्स द्रव लिक्विड होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो उपास्थि, पहले अपन उपास्थि के बारे में पढ़ रहे हैं। भाई उपास्थि किसमें आती है? सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। तो सपोर्टिंग का मैट्रिक्स कैसा होता है? कैसा होता है? तो ठोस होगा ना इसका मैट्रिक्स, ठोस के साथ साथ लेकिन लचीला भी होता है, तो जिसको प्लीएबल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। प्लीएबल का मतलब लचीला है, ठोस तो है लेकिन कैसा है? लचीला है, ठीक है। अब जो उपास्थि होती है, अगर अपन उपास्थि के एक छोटे से भाग की संरचना को विस्तृत रूप से देखें तो हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये उपास्थि है, ये उपास्थि के ऊपर आवरण है, और उपास्थि का आवरण क्या कहलाता है? अभी अपन ने उदाहरण में पढ़ा था WFCT के उदाहरण में, इसका आवरण क्या कहलाता है? पेरिकॉन्ड्रियम। ये पेरिकॉन्ड्रियम, इसकी पेरिकॉन्ड्रियम से लगी हुई कुछ कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को अपन कहते हैं, ये कोशिकाएं कौन सी हैं? ये कोशिकाएं हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये कोशिकाएं कौन सी हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट है। और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होती है वो किस तरफ होती है? परिधि की ओर होगी। भाई ये तो संरचना हमने एक छोटे से भाग की बनाई है ना, ऐसी ही ये चारों तरफ होगी। तो छोटे से भाग को देखना, ऐसी संरचना पूरी चारों तरफ है। तो परिधि की ओर कौन सी कोशिकाएं हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट होती हैं, जो सक्रिय होती हैं, और सक्रिय होकर ये क्या बनाती हैं? ये कॉन्ड्रोसाइट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ये कॉन्ड्रोसाइट बनाती हैं, अंदर की तरफ कॉन्ड्रोसाइट बनाएंगी। अब देखिएगा यहाँ पर जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, ऐसे यहाँ पर इसकी मैट्रिक्स में ना द्रव्य से भरी हुई गुहाएं पाई जाती हैं। इसके मैट्रिक्स में द्रव्य से भरी हुई गुहाएं पाई जाती हैं। इन गुहाओं को कहते हैं लेक्यूना। ध्यान से देखते रहिएगा क्या क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। लेक्यूना क्या है? द्रव से भरी गुहा, और इन गुहाओं के अंदर होती है कॉन्ड्रोसाइट। इन गुहाओं के अंदर क्या पाई जाती है? इन गुहाओं के अंदर पाई जाती है कॉन्ड्रोसाइट। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो कॉन्ड्रोसाइट होती है वो द्रव से भरी गुहा में होती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? लेक्यूना। ये ऐसे मान सकते हो, मैट्रिक्स तो ठोस है, जैसे सड़क पे गड्ढे होते हैं, सभी ने देखे होंगे, गड्ढे में सड़क भी देखी होगी, है ना। तो जैसे सड़क है, सड़क ठोस है लेकिन उसके बीच में गड्ढे हैं, और बारिश हो जाए तो उसमें क्या बन जाता है? पानी। वही लेक्यूना है, वही क्या है? लेकिन सड़क तो इसका मैट्रिक्स है जो कैसा है? ठोस है। लेकिन वो जो गड्ढे बने हुए हैं जिसमें पानी भर गया है, वो द्रव से भरी गुहा क्या है? वो लेक्यूना है। और हर एक गड्ढे में 2 से 4 कॉन्ड्रोसाइट होंगी। हर एक गड्ढे में, हर एक लेक्यूना में, मतलब नहीं तो हर एक लेक्यूना में कितनी कॉन्ड्रोसाइट होगी? बोलते किसी कहीं 2 बनी है, किसी में 3 बनी है, किसी में 4 बनाई है। प्रत्येक लेक्यूना में 2 से 4 कॉन्ड्रोसाइट होती है। और ये सब संरचना किसके अंदर है? ये क्या है? मैट्रिक्स है। तो ये सब संरचना कहाँ पर मिल रही है? ये ठोस मैट्रिक्स है ना, उसी के बीच में तो है भाई। ठोस मैट्रिक्स है, उसी के बीच में द्रव से भरी हुई गुहाएं बन गई है, उसी में कॉन्ड्रोसाइट है, ठीक है। बात क्लियर है? तो कॉन्ड्रोसाइट जो होती है वो परिधि की ओर होती है, सक्रिय होती है। सक्रिय क्यों होती है? क्योंकि कॉन्ड्रोसाइट बनाती है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सक्रिय है। और कॉन्ड्रोसाइट कहाँ पर होती है? ये कॉन्ड्रोसाइट को अपन क्या लिखेंगे? ये कहाँ स्थित होती है? ये लेक्यूना में स्थित होती है, और ये निष्क्रिय होती है। निष्क्रिय होती है मतलब ये आगे विभाजन नहीं करती, ठीक है। ये पूरी उपास्थि। अच्छा, उपास्थियों के मैट्रिक्स में रक्तवाहिनियां नहीं होती। पेरिकॉन्ड्रियम में तो रक्तवाहिनियां पाई जाएंगी, पेरिकॉन्ड्रियम में रक्तवाहिनियां उपस्थित हैं, लेकिन मैट्रिक्स में, इसका जो मैट्रिक्स है इसमें रक्तवाहिनियां, इसके मैट्रिक्स में रक्तवाहिनियां क्या है? अनुपस्थित है। इसके मैट्रिक्स में किसी भी प्रकार की रक्तवाहिनी यहाँ पर नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो ये है उपास्थियों की संरचना, ठीक है। अब उपास्थियां कई प्रकार की होती हैं, उपास्थियों के प्रकार भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो उपास्थि खत्म हो जाएगा, अस्थि बचेगा बस लास्ट। तो उपास्थियों के प्रकार अगर अपन देखें तो उपास्थियों के प्रकार में देखो, एक तो होती है हाइलिन उपास्थि। हाइलिन, या जिसको क्या बोलते हैं? काचा उपास्थि। हाइलिन उपास्थि का जो मैट्रिक्स होता है ना, वो कांच की तरह होता है। कांच की तरह मतलब जिसमें आर पार देख सकते हैं। थोड़ा सा धुंधला होता है, लेकिन जैसे धुंधला कांच होता है ना, उसकी एकदम साफ कांच नहीं, क्योंकि थोड़े बहुत तंतु तो है इसमें। एकदम साफ कांच मतलब थोड़ा सा कांच कैसा लो? पुराना वाला कांच। अब थोड़ा सा पुराना वाला कांच होगा, उसके भी आर पार देख सकते हैं। मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल का कांच ले लो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल का जो कांच होता है वो एकदम आईने जैसा पारदर्शी नहीं होता, ठीक है, लेकिन पारदर्शी तो होता है ना, बस उसी कांच की तरह होता है इसका मैट्रिक्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? काचा। मैट्रिक्स कैसा होता है? कांच की तरह होता है, काचा मैट्रिक्स है। इसमें कोलेजन तंतु होंगे, कोलेजन तंतु
लेकिन कैसे होंगे? कम होंगे, बहुत अधिक नहीं होते, क्योंकि बहुत अधिक होंगे तो पारदर्शिता खत्म नहीं हो जाती फिर, ठीक है। तो बहुत, और ये हाइलिन उपास्थि सर्वाधिक पाई जाने वाली उपास्थि है। ये जो है सबसे अधिक अगर कोई उपास्थि होती है तो वो कौन सी है? हाइलिन या काचार उपास्थि, जो कि सबसे अधिक होती है। कहाँ कहाँ पे मिलती है? चलिए उदाहरण इसके इंपॉर्टेंट, एक तो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, संधि उपास्थि। अभी आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है? लंबी हड्डियों के बीच में, लंबी हड्डियों के सिरे पर, जैसे एक लंबी हड्डी ये हो गई, दूसरी लंबी अस्थि ये हो गई, तो लंबी अस्थियों के सिरे पर जो उपास्थि मिलेगी यहाँ पर बीच में, ये कौन सी होगी? काचाव, इसको अपन कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। कि लंबी हड्डियों के संधि स्थल पर जो मिलेगी वो आर्टिकुलर कार्टिलेज है। और कहाँ मिलेगी ये? ट्रेकियल रिंग, भाई ट्रेकिया में जो सी आकार की रिंग होती है, छल्ले होते हैं, वो हाइलिन उपास्थि है। नासापट, नासापट में जो उपास्थि है वो यही है। कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज कहाँ होती है? जो हमारी पसलियों को स्टर्नम से जोड़ती है। ये पसलियाँ आई, ये किससे जुड़ी है पसलियाँ? स्टर्नम से। इसके बीच में उपास्थि होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? कोस्टल कार्टिलेज। जैसे ये स्टर्नम हो गई, ये हो गई पसलियाँ, ये एक पसली हो गई, ये दूसरी पसली हो गई, ये स्टर्नम से जुड़ने वाली है पसलियाँ, लेकिन ये डायरेक्ट तो जुड़ेंगी नहीं, बीच में क्या होगी? उपास्थि। ये जो बीच वाली उपास्थि है ना, जो पसलियों को स्टर्नम से जोड़ती है, इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर होगी कौन सी? हाइलिन उपास्थि। हाइलिन उपास्थि के बाद दूसरा है प्रत्यास्थ इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक या जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ उपास्थि। तो नाम से समझ में आ रहा है कौन से तंतु ज्यादा होंगे? तो ये जो है ये सर्वाधिक लचीली होती है, ये सबसे अधिक लचीली होती है। कहाँ कहाँ पर मिलेगी? ये मिलेगी नाक के शीर्ष भाग में, ये जो नाक के ऊपर वाला भाग होता है इसमें, ये जो है पिन्ना, लचीले भाग जो भी है, पिन्ना में मिलेगी। एपिग्लॉटिस में मिलेगी, ट्रेकिया के ऊपर का ढक्कन, और ये मिलेगी यूस्टिचियन नलिका में। यूस्टिचियन नलिका जो मध्यकार्य को ग्रसनी से जोड़ती है, वहाँ पर मिल जाएगी ये इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। तो ये दो प्रकार की अभी अपने कार्टिलेज सीखी है, हाइलिन और इलास्टिक। चलो तो इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा उत्तक वाला पार्ट, जो कि हमको संयोजी उत्तक ही पढ़ना था इसमें। तो संयोजी उत्तक में अस्थियाँ बची हुई है, वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और दो प्रकार उपास्थियों के भी बचे, तो नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा।